आज मैं मुखातिब हूँ जय राम झा जी से। जैसा नाम उसके विपरीत काम। प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक भारत का बड़ा मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एडिटर इन चीफ हैं लिटरेरी चर्निंग एंड पेरियन स्प्रिंग का। अद्भुत। दूसरी बात कि ये इनके कई सारे जर्नल्स, कई सारे रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पब्लिश हो चुके हैं। ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर, अपने तथ्यों को खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रखते हैं, सेमिनार में रिप्रेजेंट करते हैं, वेबिनार। अभी जब कोरोना काल के बाद वेबिनार एक मशहूर शब्द हुआ करता था। 2020 के पहले हम जानते भी नहीं थे ये वेबिनार है क्या। शुरुआती तौर पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन हम अब फिजिकल होते हुए भी एक नए संवाद से जुड़े हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे काफ़ी प्रसिद्ध है और आज की ज़रूरत भी। मैं हिंदी पट्टी से हूँ, जयराम सर आप भी हिंदी पट्टी से हैं। विषय वैसा आपने चुना जिससे हर स्टूडेंट को एक खौफ होता है, और आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। इंग्लिश में अपनी पूरी सेवाएं दी हैं, इतनी सारे आपकी किताब पब्लिश हुए हैं। आखिर ये शक्ति हिंदी पट्टी में रह के भी आई कहाँ से? मैं सबसे पहले तो अपने माता पिताजी और अपने इष्ट देवों का प्रणाम करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी भाषाएं को पढ़ा जाए जो आगे चल के आपके जीवन में एक नए चीज़ का जन्म करे या उदय हो जाए। जहाँ तक है इंग्लिश के प्रेरणा की बात, तो हमारे पिताजी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरणा दिया कि संस्कृत को भी तुम पढ़ो, लेकिन इंग्लिश को कैसे पढ़ना है वो हमको राह चलते सिखाते थे। कहीं भी यदि वो जाते थे अपने कार्यक्रम के तहत तो वो हमको इंग्लिश, और इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहला मूल मंत्र है कि तुम ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड को अपनाओ अपने जीवन में। बहुत सुंदर। कहते हैं आज जब हम कंप्यूटर के युग में हैं, कहते हैं कि संस्कृत जो है सबसे वैज्ञानिक और साइंटिफिक भाषा है। कल अगर संस्कृत को हम मैनुअल लेके जाते हैं या रोबोट पर लेके जाते हैं तो वो संस्कृत भाषा ही जो है सबसे कंप्यूटर की भाषा के लिए सबसे उपयुक्त है। Am I right? I hope। अब संस्कृत तो अभी हमारे लिए एक दूर की कौड़ी हो गई है। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो संस्कृत को अपनाते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कहते हैं कि हिंदी पट्टी में अंग्रेजी नहीं आती, बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती। जाती भी है, ट्रांसलेशन आती भी है, वो बोल नहीं पाते हैं विद कॉन्फिडेंस। मैं एक बात प्रोफेसर साहब, जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो अपनी मातृभाषा को बिना किसी अल्फ़ाबेट के जानते हैं। भोजपुरी का बच्चा भोजपुरी बोलता है, इंग्लिश वाला बच्चा लंदन में, ब्रिटेन में वो इंग्लिश ही बोलता है, स्पेन के बच्चे स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कोई अल्फ़ाबेट नहीं, कोई लिपि नहीं जानी, फिर वो संवाद करना जानते हैं, है ना? तो भाषा तो संवाद है। हमें क्या ज़रूरत है, इतना क्यों जोर देते हैं कि जब हम जाते हैं तो ए फॉर एप्पल और से कबूतर ज़रूर पढ़ना है। क्या कोई दूसरी विधि हो सकती है कि जिस तरह हमने मातृभाषा सीखी उस तरह सरलता से हम इन लैंग्वेज, इस भाषा को हम सीख सकें? जहाँ तक अंग्रेजी सीखने की बात है, हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश स्पेशली इन द रूरल एरियाज। जब हम गांव की तरफ मुड़ते हैं या खास करके अपने बिहार के कस्बे में जाते हैं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि इंग्लिश की बड़ी असुविधाजनक परिस्थिति उत्पन्न होती है बच्चों के बीच और गार्जियन के बीच। और छोटी छोटी यदि दो चार बात इंग्लिश में बोल दे घर में तो लगता है कि मेरा बेटा
मिल्टन शेक्सपियर हो गया। यस, यस। सच ये नहीं है। यदि इंग्लिश को ठीक करना है तो हम लोग बचपन में भी एक पढ़ते थे, वो हमारे बाबूजी बोलते थे ये बात, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, दीज आर दी ग्रामर बेस। क्या बात। इसका मतलब ये होता है कि आपको यदि इंग्लिश में अच्छे तरह से सीखना है, क्योंकि भाषा किसी का गुलाम नहीं होता, भाषा को सीखने का आपके अंदर ललक होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो आपको लगेगा कि इस भाषा को हम सीखें कैसे। इसलिए यदि इंग्लिश भाषा को ही हम व्याख्या करें तो हमको लगता है कि हमारा जन्म ही ऐसे गांव में हुआ जहाँ के हम लोग साइकिल देखते थे तो भी दौड़ के जाते थे देखने के लिए चक्का कैसे घूमता है, और वैसे गांव में मेरा जन्म हुआ, उसका नाम है तौफीर दियारा। बचपन शैशव काल मेरा वहाँ बीता। इसके बाद मुंगेर टाउन आ गए। मुंगेर टाउन में मेरी जो इंग्लिश के प्रति रुझान हुआ, वो बार बार हमको सबसे पहला जो प्रथम पॉइंट था, उन्होंने कहा कि तुम ग्रामर को सीखो, जैसे हिंदी का व्याकरण वैसे इंग्लिश का ग्रामर। मतलब ये रुझान हुआ क्यों? ऐसी कोई घटना है? जी हाँ, एक घटना थी। जब मैं इंग्लिश पढ़ने जाता था तो हमारे भाई के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, तुमसे होगा ही नहीं, तुम जो भी ग्रामर बना के लाते हो बिल्कुल गलत बनाते हो। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया। तो फिर मैंने अपने अंदर क्रिएटिविटी तैयार किया। नो, आई हैव टू लर्न एंड आई हैव टू रीड एंड आई हैव टू राइट। ये मेरे जीवन का सबसे पहला बना। तो हम अपने पिताजी से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुम चाहते हो तो तुम पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। तो फिर ग्रामर उन्होंने हमको पढ़ाना शुरू किया, और ग्रामर के साथ साथ वर्ड स्टॉक, ये जो कंप्यूटर हम लोग का है, हाँ, वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को उन्होंने कहा कि मिनिमम 10 वोकेबलरी डेली तुम न्यू सीखो, एंड दैट मेक्स योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड एप्रोप्रिएट। ओके, मतलब जो भाषा है उसके, जो हमारी मातृभाषा है, आप व्याकरण सीख रहे, बिना सीखे हमने व्याकरण सीख लिया, माँ से सीख लिया, बाबा से सीख लिया। इंग्लिश में आपने व्याकरण सीखा और अपनी शब्दों को एक महाग्रंथ अपने दिमाग में जन्म लिया। मतलब है आप भी आज के डेट में अगर कहते हैं तो कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश सीखो, बाकी बहुत सारे कोचिंग ले लो, बहुत सारी किताबें हैं वो ले लो। तो क्या हम जो शुरू का गाइडेंस है, शुरू की जो हमारी बच्चों को हम बता रहे हैं जो एक इंग्लिश में, हम उसी रूप में, क्या ज़रूरत आपको नहीं लगती कि बच्चों के सिखाने की प्रक्रिया को हम थोड़ा परिवर्तित करें? जी हाँ, है ना, हम गलत चीज़ सिखा रहे हैं। ए से हम एरोप्लेन ही क्यों, ए से एप्पल, ए से एक्स, अदर वर्ड्स। हम एक ही टाइम ए से अगर 10 शब्द वही, तो पहली वोकेबलरी तो हमने वही तैयार हो जाएगी। क्या इस तरीके से पढ़ाने के किसी पद्धति के लिए आप एक बेसिक किताब, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, मैं हतप्रद हूँ, इतने उच्च पदों पे रह के, इतने जिम्मेदारियों के बाद आपने इतनी सारी किताबें लिख कैसे ली? अद्भुत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बेसिक्स हम जब लोअर केजी में हैं, क्लास 1 में हैं, क्लास 2 में हैं, क्या कुछ ऐसा हम परिवर्तित कर सकते हैं, कोई पायलट कर सकते हैं जिसे बाद में उसकी सफलता को देख के रेप्लिकेट किया जा सके? ऐसी कोई विचार हो आपके दिल में तो बताएं हमारे दर्शकों को। इसको मैं आपसे थोड़ा सा हट के अपने अनुभव के आधार पर, और जिस वातावरण में हम लोग रहे, उस वातावरण में रहते हुए हमने 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में लाया कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश बट हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज टू। हम अपनी भाषा को, जैसे हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहला चीज़ आता है भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर दूसरे के ऊपर प्रकट करता है या दूसरे से शेयर करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा जो है,
बिना भाषा का आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब लैंग्वेज प्लेज ए वाइटल रोल इन मैन्स लाइफ। यस, एंड हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो सूचनाएं मेरे पास है उसको संवाद पे आपके द्वारा इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर है उस संवाद के द्वारा आपको पहुंचाना, और भाषा उसका माध्यम जी। लैंग्वेज कोई भी हो, दिस इज द रदर हम एक ब्रिज कर रहे हैं भाषा के माध्यम से अपने मानसिक या हमारे बौद्धिक जो ज्ञान है उसको सामने वाले या एक आवाम के साथ या पूरी बड़ी जनता के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और 1 to 1 ऑल्सो। तो ये एक इतनी बड़ी बात है, दुनिया में सब कुछ है, हम बहुत चीज़ें भाव से सीख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश अब ग्लोबल है, हमें बाहर पढ़ना है। जैसे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं देयर इज़ नो हिंदी एंड अपना लोकल जो लैंग्वेज है नहीं है, वो नहीं आता है। तो वो एक मुझे लगता है संवाद को या लिटरेचर को या भाषा को हम जितना सरल बना सकें वो बेहतर होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी विधा जो मैंने पहले भी आपको विकसित करें, जो कि हम गरीब जनता, सरकारी स्कूल, वहाँ पे इंग्लिश एक खौफ का नाम है। अभी तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े गार्जियन जो बड़े अपने बच्चों को वहाँ भेज दें, लेकिन सरकारी के जो स्कूल चलते हैं, चाहे आप हिंदी पट्टी में इंग्लिश एक बड़ी समस्या है, साउथ में भी जाए तो वो अपने तमिल में हो, मलयालम में हो, कोई बात, वो अपनी भाषा में बहुत सरलता से कर, इंग्लिश वहाँ भी एक खौफ है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। उसके लिए कोई सशक्त माध्यम हम कैसे ला सकते हैं सबके सामने? जहाँ तक कि खौफ और इंग्लिश, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण विषय को, महत्वपूर्ण शब्द को आपने हमसे पूछा है। पहला चीज़ है कि देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहला चीज़ तो होना चाहिए कि वो अंदर से लड़का कितना तैयार है। हमारे विद्यार्थी गांव में आजकल शिक्षकों की भी थोड़ी भूमिका रही है संदिग्ध, क्योंकि जो शिक्षक इंग्लिश पढ़ा सकते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, और जो शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है। और जहाँ तक आपने तुलना किया ये इंग्लिश मीडियम वाले का, तो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ख़ास बात है या बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। हमें एक ऐसे वातावरण को जन्म देना होगा, खास करके शुरुआत करना होगा सुदूर प्रांत के गांव के स्कूलों से, जहां कि बच्चों को ये लगे कि मैं अपनी मातृभाषा के जैसा इंग्लिश को पढ़ रहा हूं, और उसके लिए उसको जो है बेसिक बुनियादी शिक्षा, द फंडामेंटल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, इसको धीरे धीरे पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज उनको समझना होगा। यदि हम इसके शुरुआती दौर को देखें, जैसे स्कूल से हम लोग भी पास किए हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमको किस तरह से चलना है, इसके लिए स्वतः टीचर जो होता है ना, टॉर्च बियरर होता है, वो टॉर्च बियरर होता है, वो पथ प्रदर्शक होता है, और उसको नई विधा, आपने कहा कौन सा विधा, सशक्त विधा हो, लेकिन वायबल, माना सबके लिए एप्लीकेबल हो, हर बच्चे उसको समझ सकें, तो उसके लिए एक कॉमन मिनिमम लैंग्वेज प्रोग्राम होता है। करेक्ट, बहुत सुंदर, कॉमन मिनिमम लैंग्वेज प्रोग्राम। क्योंकि भाषा अगर अच्छी है, हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। कई सारे बच्चे जाते हैं बड़े स्कूलों में, वो भाषा ऐसी होती है कि आधी बात वो समझ पाते हैं, आधी नहीं समझ पाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसके हिंदी भाषा में उनके किताबें है ही नहीं, साइंस में तो है ही नहीं, और जबकि ये बड़ी विधा है। तो ये इस पे मुझे लगता है कि आप एक ऐसा विषय, जो कि हम आगे भी प्रेषित सरकार में, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो शीर्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन तक हमारी बात है। चूँकि हिंदी पट्टी से हम बोल रहे हैं, हिंदी एक हमारे लिए, इंग्लिश, हम हिंदी सुनते हैं, इंग्लिश उसको हिंदी में दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश होती, फ्लुएंसी कहीं ना कहीं, और एक कॉन्फिडेंस लूज करता है। दूसरी बात, एक बात गौर करने की, जब हमारे जो अल्टीमेट एग्ज़ाम है IAS ऑफिसर का, जो सिर्फ एग्ज़ाम है, उसमें जब से हिंदी आई है, तो हिंदी
पट्टी के बच्चों का अगर डेटा देखें तो काफ़ी विस्तार हुआ, प्रतिनिधित्व तो काफ़ी बढ़ा है। मतलब बौद्धिकता हमारे में है, भाषा के कारण हम पिछड़े थे। तो ये हम तो अल्टीमेट एग्ज़ाम जो सबसे बड़ा या एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें उस जगह पे आनी है तो हमें जड़ में ही सुधार करना, हमारा बीज ही सुधरना चाहिए। मैं उसी बीज की बात बोल रही हूँ कि ये बातें हमारे चैनल से भी या और भी सो हमारे अलग नेटवर्क हैं, कई सारे संगठनों से जुड़े हैं। आप भी अंतर्राष्ट्रीय रिप्यूट के व्यक्ति हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बोलते हैं, तो कॉमन मिनिमम लैंग्वेज प्रोग्राम के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप एक ठोस आधार तैयार करें और हम हमेशा सब साथ मिलके इसको उस जगह पे पहुँचाएंगे जहाँ नीतियाँ बदलनी है और बदल जाए। ये जो कॉमन मिनिमम लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से यदि हम सभी बौद्धिक रूप से जुड़ जाएं और हर आदमी इसका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, जो बहुत बुनियादी बातें हैं, उसको सिर्फ बच्चों तक हम यदि पहुंचाएं। जैसे शुरुआत करते हैं लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज यदि पूछा जाता है तो उसका सीधा उत्तर आता है द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इज ग्रामर। करेक्ट। द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इज ग्रामर। इसका मतलब फिर हम लौट गए कहाँ? अपनी बुनियादी जगह पर। और छोटी छोटी एक मैं किताब लिखा हूँ इस पे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इजी। बाय द वे अभी वो बुक यहाँ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज को मैंने रखा है, खास करके उन बच्चों को, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने मुझे अपॉइंट किया था और मैं लगभग 150 स्कूल को जो है टच किया था, एकदम पर्सनली स्पॉट पे जाके। वहाँ भी बच्चे को तो छोड़ ही दीजिए, टीचर्स को प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो एक सोशल कॉन्शसनेस है, एक जो लैंग्वेज कॉन्शसनेस है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर हम फोकस जब करते हैं तो देखते हैं कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे यहाँ अभाव है। और जहाँ मिलता है वहाँ के बच्चे, मेरे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे उसमें आगे निकल जाते हैं, लेकिन कॉमन बच्चे हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। बात यहाँ है कि हमारे समाज में कई स्तर के बच्चे हैं, उसको आर्थिक स्तर बोले, हमारे यहाँ अगर जातिगत है तो वो भी एक बड़ा स्तर है जहाँ हम बहुत सारे आरक्षण की बात करते हैं कि उनको आरक्षण दे दिया, उनका विस्तार हो जाएगा, उन प्रगति कर लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ आरक्षण ही उनको प्रगति पहुँचाएगा? नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि हमारे 75 साल हो गए, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो वृद्धि होनी चाहिए थी उन सारे कैटेगरीज के, वो नहीं हुई है। तो हम भूल में तो हैं। हमारा बुनियाद, हमारी जड़ें, वहीं से हम खोखले हैं। बड़ी बात बोल के कुछ 2%, 4%, 10% जो परचेज कर सकते, जो खरीद सकते हैं इंग्लिश भाषा को, निःशुल्क क्यों है? MD-ML दे रहे हैं, हम ड्रेस दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो असल जो उसकी बौद्धिकता को बढ़ाएगा, सही दवा नहीं दे पा रहे हम। संभवतः जब आप मुझे कि क्यों उसका सच में विकास हो, बहुत सारी दे दी, जो असल बौद्धिकता है, जो असल शिक्षक, बहुत सही आपने कहा, शिक्षक जो हैं, मैं खुद हतप्रद हो जाती हूँ, मेरा भी जुड़ाव कई सारे स्कूलों से है, विद्यालय में। शिक्षक का स्तर ये है तो बच्चा क्या होगा? कहाँ हैं हम इतने सालों बाद भी? लेकिन अब ऐसे से बातें करने से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, बाकी लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। आप जहाँ इतने उच्च स्थान पर हैं, आप आवाज़ हैं, आपकी आवाज़ को हम सबकी जगह लेके जा रहे हैं। हमारे दर्शकों में से भी कुछ लोग आए, हमसे जुड़े, और आप एक विस्तृत योजना बना के हम फिर आएंगे, फिर आपसे बातें करेंगे, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विस्तार होगा तो शायद हम परिवर्तन देख पाएंगे। हम 10 स्कूल ही सेलेक्ट करेंगे और हम जो बनाते वहाँ पर अगर हम जाते हैं स्वयं, तो परिवर्तन हमें नज़र आएगा। परिवर्तन को अगर हम साबित किए
तब हम नीति निर्धारकों से बात कर पाएंगे। तो ये बड़ी आवश्यकता है कि प्रयास हम शुरू करें, तभी कोई परिवर्तन होगा। इसके लिए 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अभी आप बताए कि कुछ स्कूल को हम एज ए मॉडल ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्टिव स्कूल को ले लेंगे और वहाँ जाके हम उन बच्चों के साथ रूबरू होंगे। एकदम फ्रेंडली ट्रीटमेंट, पेरेंट्स के जैसा ट्रीटमेंट, भाई ब्रदरली सिस्टरली ट्रीटमेंट। वहाँ उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसे लिखा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता है हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। उनके अंदर हमको कौन सा इनपुट देना है, उस बच्चे का ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है, वो किस एटमॉस्फेयर में रहता है, वो किस तरह के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, क्या उनके माता पिता के पास इतना साधन है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें? तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये यदि नहीं हो पाता है तो फिर वो स्कूल जो आते हैं, ये जो सर अटल जी का ये दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को उन्होंने जन्म दिया। सर्व शिक्षा अभियान का तो सीधा अर्थ है सबों के लिए शिक्षा। शिक्षा सबों के लिए बहुत आवश्यक है। अब तो ये फंडामेंटल राइट हो गया। तो यदि फंडामेंटल राइट हो गया फिर भी हम पिछड़ रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चे का कंडीशन नहीं बदल रहा है, तो मैं इसके लिए एक रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कर रहा हूँ जो आपका प्रश्न है, और वो रिसर्च वर्क के आधार पर यदि हमको लगता है कुछ पॉजिटिव तो मैं उसको कम से कम 5 से 7 या मैक्सिमम 10 स्कूल को सेलेक्ट कर लें और 1 दिन या 2 दिन में एक स्कूल को हम लोग टच करें, वहाँ के बच्चों के पास जाएं और सिर्फ बच्चों से नहीं मिलें, स्पेशली हमको मिलना पड़ेगा पेरेंट्स से भी। उस दिन पेरेंट्स भी रहें और टीचर्स भी रहें। वो जो सोयो है ना कि पेरेंट्स मीट हो रहा है, ये कुछ खाइए जाइए, नो नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा है कि वो टीचर आए, हमारे साथ डिस्कस करें, क्योंकि उन्हीं का क्वालिटी ट्रांसफर होगा। करेक्ट, जैसा गुरु वैसा शिष्य। प्रकृति हमें बताती है कि अगर पौधे को हमने सींचना है तो उसमें सूरज की रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसको जो विटामिन्स है वो भी चाहिए, तो एक छोटा सा पौधा कल को दरख्त बनता है। तो मुझे लगता है कि हमें अलग अलग अप्रोच से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विधि से उसको, उस बच्चे का सरोकार, शिक्षक, घर, माँ बाप और उसके 1 या 2 पीढ़ी के, अगर बहुत कम घर हैं लेकिन अभी भी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के लोग एक रहते हैं, तो सबको एक सामूहिक, एक जब तक हम सींचेंगे नहीं वो ये बच्चे दरख्त नहीं बन सकते हैं। वो जो हम चाहते हैं, सपना जो हम देखते हैं अभियान के द्वारा, MDM मील के द्वारा, हम पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ व्हाट, हम सभी जाते, सभी बच्चों में भी हो रहा है, बड़े स्कूलों में भी हो रहा है, लेकिन जो एक प्रभावकारी निकल के आना चाहिए, मुझे लगता है उसका अभाव है। तो अब हमने इस बुनियादी पे बातें करी, बुनियाद हमारी क्या चाहिए, लेकिन अब हम आगे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो किताबें लिखी और इतने सारे जर्नल में पब्लिश हुए, अब थोड़ा हायर एजुकेशन पे आते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, जो बहुत सारी भाषाएं हम पढ़ते हैं, वो कहीं भी आजीविका से नहीं जुड़ती है। आजीविका से तब जुड़ती है जब वो हम परीक्षा दिए, उसकी भाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन वो ज्ञान पाके हम कुछ रोजगार कर सके, व्यवसाय से जुड़ सके, ताकि हमारा जो आर्थिक उन्नति हो, जिससे हमारा जीवन स्तर और पर कैपिटा इनकम हम बढ़ा सकें। बीइंग ए इंग्लिश प्रोफेसर, आप किसी चीज़ के प्रोफेसर, इतना लंबा 25-30 सालों का अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय मंच, बहुत सारे जर्नल में आपने कहा, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो क्लास 8 में, क्लास 10 में ही वो कहीं ना कहीं वो जो पढ़ाई या शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसका अच्छा खासा, हमारा व्यवसाय कोई भी हो, एग्रीकल्चर हो
किसी चीज़ की हम दुकान लगा रहे हैं, क्या और भी कोई मल्टीनेशनल में जो छोटा छोटा व्यवसाय करते, क्योंकि सबों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, ये एक सच है। तो वो हमारी पढ़ाई जो है सीधा साधा आजीविका से हमें जोड़ सके, या आप कहें फंक्शनल लिटरेसी विच कैन क्रिएट इकोनॉमी टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा का एक बेहतर विकल्प और बेहतर नतीजा निकल के सामने। पढ़ते हम इसलिए हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हम व्यवसाय कर सकें। हम अगर बहुत एमए हैं, बीए हैं बहुत सारे, लेकिन अगर हमारे पास रोज़गार नहीं मिले, नौकरी नहीं है जगह, तो हम कैसे अपनी उस चैलेंज को कैसे हम फेस करें? ये बड़ी चुनौती है। आपको लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अब सीधा सवाल आपका एक पॉइंट पर है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे हो। जी, जितना भी आपने उसमें जोड़ा, पढ़ाई लिखाई सभी लोग करते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं, कुछ लोग डिग्री को लेते हैं। मैं जॉब के साथ एक बिजनेस की बात कर रही हूँ, जॉब ओरिएंटेशन, फिर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जॉब कैसे क्रिएट होगा और हम अपनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सामने वाले को भी जॉब देते हैं, नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक फंक्शनल, जो आपने सही बात कही, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? उसको कम करने के लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि कौन कौन कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स है। सिर्फ नाम के लिए आप, जैसे मिड डे वगैरह हो गया, हमारा भी बच्चा पढ़ेगा, साइकिल मिल रहा है, स्कूटर मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। अब जो बच्चे कॉम्पिटेंट, कंप्यूटर भी मिल रहा है, लैपटॉप भी मिल रहा है, हमारे ही बेटे को मिला है, दोनों बेटे को मिला है। हालांकि वो दोनों डिजर्व करते हैं, वो दोनों डिजर्व करते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं डिजर्व करते हैं। तो आपको वहाँ थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या हो रहा है, एक तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पॉपुलेशन हमारे देश का बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहते भी हैं कि पॉपुलेशन ना बढ़े, फिर भी बढ़ रहा है एक। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को एक ऐसे विधा और संस्कृति के साथ निकलना होगा कि वो बेकार नहीं बैठे। जैसे हम लोग बहुत गरीब परिवार से निकले, बहुत गरीब परिवार से, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे जब बाहर आए तो हमको लगा कि नहीं, सरकारी नौकरी ही हो, उस समय तो पॉसिबल भी था, आज के डेट में कितना पॉसिबल है ये तो सभी लोग जानते हैं। आप एक बात कहे पॉपुलेशन, जनसंख्या, लेकिन आज के डेट में बच्चों की संख्या कम हो गई, बढ़ तो रही है, ग्रोथ किधर हो रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड दिखता भी है। लेकिन बड़े बड़े घरों में, बड़ी इमारतों में 2 बच्चे, 1 बच्चे बाहर चले गए, जनसंख्या है बाहर, लेकिन आप अपने घर में चाहिएगा कि लोग को रोजगार मिल जाए या घर की चीज़ों से, इसके लिए बहुत नेगेटिव है। जब हालांकि ये भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसको पसंद नहीं करते, उनको ऑफिस क्या ही जॉब चाहिए, घर में लोग अकेले रखे, जनसंख्या बहुत है। पहले लोगों का जैसे अभी उम्र भी काफ़ी बढ़ गई है, लोग 80 साल 90 साल, लॉन्जिविटी तो बढ़ी है, चूँकि हमने साइंस में या मेडिकल में, चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, एक नया क्रिएट हुआ है रोजगार, लेकिन उसको अभी रोजगार के रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, एक स्लोगन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, चाहे जिस कारण से वो दें, लेकिन उन्होंने एक बात, 2 स्लोगन उन्होंने दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो प्योरली दूसरा विषय है, लेकिन जो एक मूल, बहुत नेशनल ना कहिए बल्कि उसको इंटरनेशनल फेनोमेना में देखिए, उसको ये देखना पड़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसका मीनिंग क्या है? पढ़ेगा मीन्स घर में भी आप पढ़िए, घर में भी आप 10-20 को जो है बुला के पढ़ाइए, 1 to 1 पढ़ाइए। आप किसी स्कूल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सर्विस दीजिए। जैसे हम लोग रिटायर हो गए, ऐसे तो अभी हम बहुत जगह से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जैसे तो बहुत रेयर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मिलना चाहिए जिनको जॉब, उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, उसमें हम लोग भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये
पॉपुलेशन अपने जगह पर तो हमेशा रहा है, जिस समय था उस समय भी उस हिसाब से था, आज जितना है वो भी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा। That is my... इसको अवसर में बदलना होगा और इस अवसर में बदलने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा और उस कठिन परिश्रम का सहभागी सबसे ज़्यादा और सबसे इफ़ेक्टिव जो है अपना घर होता है। और वहाँ से यदि हम शुरुआत करते हैं और बच्चे को सही समय पर हर चीज़ करने के नियमित और संयमित जीने का यदि उसको देते हैं हम उपदेश और उसको यदि मान लेता है और प्रतिदिन कम से कम एक बार तो जरूर माता पिता या घर के गार्जियन को दिन भर के किए हुए कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि बेटा आज तुम गए थे स्कूल, क्या पढ़ के आए। आप अभी बहुत अच्छा बताए, डॉन बॉस्को स्कूल, वन ऑफ द इंटरनेशनल फेमस स्कूल, हम समझते हैं कि सभी लोग उसको जानते होंगे। मेरा बड़ा बेटा उसी में पढ़ता था, छोटा भी उसी में पढ़ता था। अब वो जब वहाँ से इंग्लिश में एक बना के आया तो उसके टीचर ने उसको ओके कर दिया। हमारी नज़र पड़ी तो हमने कहा ये रॉन्ग है, मेरे बेटा ने कहा नहीं आप रॉन्ग हैं, मेरा टीचर रॉन्ग नहीं है। देन आई हैव टू गो टू दी डॉन बॉस्को स्कूल एंड मीट दी प्रिंसिपल, मुझे जाके उससे मिलना पड़ा। ये बात सही है कि चूँकि डॉन बॉस्को पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, टीचर हैं, उन पे आप उंगली मत उठाइए, उसको तैयार कीजिए, जहाँ कमी है उस कमी को दूर कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए और तब आपका पॉपुलेशन और ये अनएम्प्लॉयमेंट दोनों पैरेलल चलेगा और दोनों बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट। मतलब हमारे अगर कहें हम भारत के बात, तो भारत में हमारी जो युवा पीढ़ी है सबसे मतलब युवा हमारा भारत देश है। जनसंख्या बहुत जगह पे है, लेकिन 18 से 35 साल की उम्र युवा मानी जाती है। वैसे बच्चों की संख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये हमारी ताकत है, हमारा देश युवा है। युवाओं को सही दिशा देना, अभी सबके हाथ में मोबाइल है, वो हर समय देखते हैं। एक विषयांतर तो हुआ है, लोग को जितना टाइम अपने पे देना चाहिए था उससे ज़्यादा ये सारे बाजार जो खुले हैं, अब ये एक बड़ा अलग हमारा विषय होगा जब उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उनका डाइवर्शन कहिए या उसका दिमाग का केंद्रीकरण कहीं ना कहीं टूट गया है। अगर आप उनको बोलते हैं कंप्यूटर चला लीजिए, इस पे काम कर लिए, नहीं आता, लेकिन मोबाइल चलाना आता है। तो मोबाइल चलाना आता है, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मोबाइल चलाने से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। जो कंसंट्रेशन आपने मोबाइल पे दिया, अगेन वही शिफ्टिंग की बात कर रही हूँ, उसको कैसे हम फंक्शनल बना लें, ये बच्चों को हमें बताना भी होगा और सीखना भी होगा। विषय बहुत सारे हैं और बहुत सारी हम बातें करते भी रहेंगे, और आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत प्रश्न भी मैंने आपको छोड़ा है और आगे भी हम मिलेंगे, और जो भी आप निकाल के लेके आते हैं हम उस पर बात करेंगे और उसको ग्रास रूट पे लेके जाके तृणमूल स्तर पे जाके उन बच्चों को अगर दे पे और परिवर्तन अगर हम देख पाते हैं तो हमारे लिए हमारे एक क्लेम करने का जो हम चुनौती देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, अगर हमने उसका सॉल्यूशन, उसका उपचार नहीं किया तो हमारे इस जानने और देखने और समझने का भी कोई महत्व नहीं होता है हमारे लिए। हम फिर मिलेंगे जयराम झा जी से, मेरे लिए जो एक अभी रोल मॉडल है। इतनी सारी किताबें इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी भी होगी, और फिर हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही संदर्भित बच्चों जो शिक्षा को या हमारे युवाओं को, हमारे देश को, हमारे बच्चों के भविष्य को अगर बना सके तो मुझे लगता है ये मुलाकात लाजिमी होगी और बार बार होना और भी आवश्यक हो। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।